पहली बात तो कैंसर क्या है? कैंसर का मतलब है ओवर एक्टिव सेल्स। कुछ सेल जरूरत से ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, उसे बोलते हैं कैंसर। ये मेलिग्नेंसी बोलो, कैंसर बोलो, या ओवर एक्टिव सेल बोलो। कैंसर अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। कैंसर का मतलब सिर्फ यह है कि सेल्स को जितना एक्सपेक्टेडली एक्टिव होना चाहिए उससे ज़्यादा तेज़ी से अगर फैलता है, फूलता है, तो उसे कैंसर बोल देंगे। तो क्या ये पॉसिबल है प्रिडिक्ट करना कि भाई कौन सा सेल भविष्य में ओवर एक्टिव होगा या कब तक ओवर एक्टिव रहेगा? ये बात को समझने के लिए आपको एक सवाल का जवाब देना होगा, वो ये कि क्या आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इन दोनों जो आप देख रहे हैं प्लांट्स, इनका भविष्य क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा? आप देख रहे हैं कि एक थोड़ा ग्रीन है और एक सूखता जा रहा है, लेकिन ये प्रिडिक्ट करने के लिए कि कल क्या स्थिति होगी, आपको ये जानना ज़रूरी है कि कल इसका एनवायरनमेंट क्या होगा। अगर मैं इसके एनवायरनमेंट को बदल दूं तो फिर आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कल से ये हरा भरा होने लगेगा, और जो दूसरा हरा भरा है वो हो सकता है कि सूखने लगे। इट इज़ डिपेंडिंग ऑन कि उसके आसपास का माहौल क्या होगा। लेकिन मान लीजिए मैं ये प्रिडिक्ट करता हूँ यूं ही कि भाई कल तक या परसों तक ये मर जाएगा। अब इस प्रिडिक्शन को साबित करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर जानबूझ के कुछ रेडिएशन छिड़कूंगा, जानबूझ के कुछ पॉइजनस केमिकल डालूंगा, जानबूझ के मैं इसकी सर्जरी यानी कि तोड़ फोड़ करूंगा। जाहिर सी बात है इन सारे चीज़ों से ये डिस्ट्रॉय होगा, ये मर जाएगा। फिर मैं बोलूँगा देखिए मेरी प्रिडिक्शन सच हुई और ये तो मर गया। सो दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। आप मेरा इशारा समझ रहे हैं कि किसी भी इंसान पे, चाहे इंसान हो या कोई लिविंग बीइंग हो या प्लांट है, उस पर रेडिएशन डालेंगे, उससे केमिकल डालेंगे, जैसे कीमोथेरेपी भी बोलते हैं, उसको अगर तोड़ फोड़ करेंगे, काटेंगे पीटेंगे, सर्जरी बोलते हैं, तो उससे वो हेल्दी नहीं हो सकता है। ये सारी चीज़ें इंसान को या एनिमल को या किसी भी लिविंग बीइंग को मारने के अस्त्र हैं, ना कि उसको जिंदा रखने या हेल्दी करने के अस्त्र हैं। अब जब कोई डॉक्टर बोलता है कि भाई आपको 3rd स्टेज कैंसर है, 4th स्टेज कैंसर है, तो ये स्टेजेस क्या होते हैं और इसके पीछे क्राइटेरिया क्या है, किस बेसिस पे डॉक्टर बोलते हैं कि आपको 4था स्टेज का कैंसर हो गया? इसको समझिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है समझना, नॉट ओनली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैंसर बट ऑल्सो इसमें आपको बहुत सारी और बातें भी समझ आएंगी। स्टेजेस का मतलब, स्टेज 4 मतलब कि डॉक्टर के अनुसार कि आपका जो कैंसर सेल है वो कई सारे बॉडी के ऑर्गन में फैला हुआ है। स्टेज 3 मतलब कि एक रीजन में कई जगह का थोड़ा दूर तक फैला हुआ है। स्टेज 2 अपनी जगह पे वो फैल रहा है। एक स्टेज 0 भी होता है, हम और आप सब स्टेज 0 के कैंसर पेशेंट ऐसा बोल लीजिए। तो अब डॉक्टर को कैसे पता चलता है कि इस वाले पेशेंट में कैंसर कितनी जगह फैल रहा है? तो यहाँ पे एक बहुत ही पॉपुलर टेस्ट है जिसको ज़्यादा रिलायबल माना जाता है, वो है पेट स्कैन। उसको आधार बनाते हैं। अब पेट स्कैन क्या है, कैसे आधार बनाते हैं, ये आपको समझना ज़रूरी है, और इससे आपको सारा खेल आपको समझ आएगा। इसे कहते हैं पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी। जो इस तरह का एक मशीन देख रहे हैं, इसके अंदर बिठा देंगे, लिटा देंगे एक्चुअली, और आपकी कुछ तस्वीरें खींचेंगे 3 डायमेंशनल। उस तस्वीरों से जो फिल्म निकल के आएगी, उसके अंदर आपके बॉडी के अंदर झांक रहा होगा वो फिल्म, और बॉडी के अंदर कहीं कहीं चमकता हुआ कुछ दिखाई देगा, और डॉक्टर बोलेगा देखो ये चमक, ये चमक, ये चमक, तो ये एक्चुअली कैंसर सेल्स हैं। तो यहाँ पे थ्योरी ये लगाई गई, एजम्पशन ये लगाया गया कि बॉडी के वो सेल जो ज़्यादा एक्टिव हैं उसे कैंसर बोल देंगे, और ज़्यादा एक्टिव सेल ऐसे होते हैं जो ज़्यादा शुगर खाते हैं। याद रखिए, इस वक्त आप मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, तो मेरे बॉडी के सारे सेल जिंदा हैं, और जो सेल जिंदा हैं तो वो जिंदा रहने के लिए वो एनर्जी कहाँ से मिलता है? बेसिक एनर्जी मिलता है ग्लूकोज से। तो ग्लूकोज ज़्यादा वो सेल खाते हैं जो ज़्यादा मेहनत करते हैं, जिसकी ज़्यादा खपत होती होगी, वो ज़्यादा खाते होंगे। तो लेकिन जो कैंसर का जो फंडामेंटल एजम्पशन है कि जो सेल ज़रूरत से ज़्यादा शुगर खाएगा, हम उसे ओवर एक्टिव बताएंगे और बता देंगे कि ये खतरे वाला सेल है, ये कैंसर प्रोड्यूसिंग सेल है। ये एक थ्योरी है। यूँ मानिए कि आपने एक एजम्पशन बना लिया कि जो बच्चा ज़्यादा खाना खाता है वो ज़्यादा शरारती होता है, जो बच्चा कम खाना खाता है वो कम शरारती होता है। अब इस बात को साबित करने के लिए अगर आप बच्चों पर नज़र रखेंगे, हाँ ऐसे कुछ बच्चे होते होंगे जो बाई चांस ज़्यादा खाना भी खाते हैं और वो शरारती भी हैं, बट there may be some children जो इस कैटेगरी में आ जाएंगे। इसका मतलब ये साबित नहीं हुआ कि ज़्यादा खाना खाने से ज़्यादा शरारती होते हैं। कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो कम खाते हैं और वो भी शरारती हैं। ठीक इसी तरह से जो एविडेंसेस है वो साथ साथ स्क्रीन पे आते जा रहे हैं, आप उसे भी नज़र रखिएगा कि ऐसे एविडेंसेस हैं कि बहुत सारे बॉडी के सेल्स हैं जो कम शुगर कंज्यूम करते हैं, बट वो बड़ी तेज़ी से ग्रो हो रहे हैं, बड़ी तेज़ी से ओवर एक्टिव हो रहे हैं। तो यानी कि ये जो बेसिक एजम्पशन है
हैं वो एजम्पशन साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, बल्कि वो डिसप्रूव्ड है। लेकिन यही फाउंडेशन है पेट स्कैन या इस तरह के स्कैन के डायग्नोसिस का। तो अब ये डॉक्टर को कैसे पता चलता है कि बॉडी के कौन से पार्ट के सेल्स ज़्यादा शुगर खा रहे हैं? उसके लिए पहले तो पेशेंट को बोलते हैं कि एक दिन तक आप कुछ खाना मत खाओ, फास्टिंग पे रहो, करीब कम से कम 18 घंटे। अब जब फास्टिंग पे रहेंगे यानी कि बॉडी के सारे सेल्स भूखे हैं जो ग्लूकोज के इंतजार में हैं। अब डॉक्टर चालाकी से क्या करेगा कि बॉडी को ग्लूकोज ना देके, खाने के लिए ना देके, एक केमिकल, रेडियो एक्टिव केमिकल बॉडी में इंजेक्ट कर देगा। उस रेडियो एक्टिव केमिकल का नाम है फ्लोरो डाइऑक्सी ग्लूकोज, एफडीजी। एफडीजी के नाम से ये जाना जाता है, एफडीजी, फ्लोरो डाइऑक्सी ग्लूकोज। ये एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है जिसका एक पार्ट ग्लूकोज भी है। अब वो भूखे सारे सेल्स हैं और जैसी बॉडी में एफडीजी इंजेक्ट हुआ तो भूखे सेल्स जिनको शुगर नहीं मिला वो ये खींचने लगेंगे, खाने लगेंगे और एब्जॉर्ब करने लगेंगे। जाहिर सी बात है जो ज़्यादा भूखा होगा वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन जो ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि इसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल है, वो जब फोटोग्राफ खींचे जाएंगे इस मशीन से तो वो वाले पार्ट ज़्यादा चमकेंगे और वही आधार बन जाएगा, बेसिस बन जाएगा डॉक्टर का ये तय करने के लिए कि आप कैंसर पेशेंट हैं। अब देखिए यहाँ पे इस तरह की फोटोग्राफ आ जाती हैं। अब ये यहाँ पे ज़्यादा चमक यहाँ दिख रही है या थोड़ा बहुत यहाँ दिख रहा है, और इस वाले फिल्म में ज़्यादा चमक बॉडी के यहाँ दिख रहा है या कहीं यहाँ भी दिख रहा है। यानी कि डॉक्टर बोलेगा देखो जी आपका कैंसर इधर 2-3 जगह फैल गया है, ये 4th स्टेज का कैंसर है। जबकि असली बात ये है, ये समझिए कि बॉडी के कई सारे सेल्स जो ज़्यादा मेहनत करते हैं तो वो ज़्यादा शुगर खाते हैं। जैसे ये जो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, यहाँ जो सेल है इसे बोलते हैं ब्राउन फैट। बॉडी में कई तरह के फैट हैं, उनमें से एक तरह का फैट जो आपके मेरे बॉडी में, दैट्स कॉल्ड ब्राउन फैट, जिसका बेसिक काम होता है कि बॉडी के थर्मोडायनेमिक्स या बॉडी के हीट को बैलेंस करना। जिस तरह से सर्दियों के मौसम में जब आप शिवर करते हैं ताकि बॉडी में हीट आए, वो शिवरिंग में रोल होता है ब्राउन फैट का, जो ज़्यादातर यहाँ पे होता ही है। तो यानी कि जो बहुत पतले होंगे या जब सर्दी का मौसम होगा तब ये ब्राउन फैट ज़्यादा एक्टिवली रोल प्ले करते हैं। उस वक्त अगर पेट स्कैन करेंगे तो जाहिर सी बात है ब्राउन फैट ज़्यादा शुगर खींच रहे हैं तो वो यहाँ पे ज़्यादा चमक दिखाई देगा, बट ये बोल देंगे कि भाई ये तो कैंसर है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, फॉर मोस्ट ऑफ यू, हमारा जो थायराइड ग्लैंड होता है ये भी काफ़ी शुगर कंज्यूम करता है, क्योंकि इसका काम ही कुछ ऐसा है। जिस तरह से मर्सिडीज कार है वो ज़्यादा पेट्रोल कंज्यूम करेगी इन कंपैरिजन टू मारुति 800, ठीक इसी तरह से। इसीलिए अप टू 1/3 लोगों का थायराइड ग्लैंड पेट स्कैन के अनुसार कैंसरस डिटेक्ट हो जाता है, जबकि वो कैंसर नहीं है, वो थायराइड ग्लैंड इटसेल्फ का अपना एक यूटिलाइजेशन का तरीका शुगर का। जिस तरह से मर्सिडीज बेंज, क्योंकि उसमें ज़्यादा बड़ा इंजन है तो जाहिर सी बात है वो ज़्यादा एनर्जी पेट्रोल कंज्यूम करेगा। ठीक उसी तरह से जो ब्राउन फैट है उसका माइटोकॉन्ड्रिया वो ज़्यादा एक्टिव है तो ज़्यादा शुगर कंज्यूम करेगा। तो ये जो हाइपोथेसिस है कि ज़्यादा शुगर कंज्यूम करना मतलब ज़्यादा ओवर एक्टिव, मतलब चांसेस है कि ये कैंसरस बन जाए, ये अपने आप में पूरी तरह से अनसाइंटिफिक है। ठीक इसी तरह से कई सारे और क्राइटेरियाज होते हैं जिसमें ज़्यादा शुगर कंज्यूम होता है, और कैसे पता चलता है चमक के अलावा, उसके लिए एक और क्राइटेरिया रख दिया गया, सीरम अपटेक वैल्यू, मतलब कितना एग्जैक्टली एफडीजी सेल्स ने कंज्यूम किया, उसकी भी एक कैलकुलेशन है। उस कैलकुलेशन में एक रैंडम क्राइटेरिया रख दिया कि सेल्स ने अगर 2.5 यूनिट से ज़्यादा SUV कंज्यूम किया तो उसे हम क्राइटेरिया में डाल देंगे कि ये कैंसरस है। जबकि ये जो ब्राउन फैट है कई बार ये 3 या 4 SUV होता है, थायराइड ग्लैंड कई बार 7 या 10 SUV हो सकता है, तो तब वो उसके नॉर्मल होते हुए भी, नॉर्मल फंक्शन होते हुए भी वो घोषित कर दिया जाएगा कि ये तो कैंसर है। और ऐसे में जब पेशेंट इस तरह के फिल्म को लेके सेकेंड ओपिनियन के लिए किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, और जाहिर सी बात है वो एक एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो भी सेम भाषा बोलेंगे, और जब 4-5 लोग एक ही इंसान को बोल देंगे तो कैंसर, ये तो कैंसर है, ये कैंसर है, तो वो पेशेंट खुद भी, जो कि पेशेंट भी नहीं, एक्चुअली वो हेल्दी इंसान ही था और हेल्दी इंसान है भी, लेकिन इसके अनुसार वो कैंसर का 4th स्टेज का पेशेंट है। तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि ब्राउन फैट थायराइड की तरह जिनको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होती है वो उनके स्टमक में इस प्रकार के माइक्रोब होते हैं जो ज़्यादा शुगर कंज्यूम करने के आदी होते हैं। यानी कि अगर वो पेशेंट IBS का पेशेंट अगर पेट स्कैन के लिए जाएगा तो चांसेस है कि उसको भी एब्डोमेन कैंसर बता दिया जाएगा। ठीक इसी तरह से ऑटोइम्यून के पेशेंट्स हों या जिनके बॉडी में कहीं कहीं ब्लॉकेजेस हो, ये जगह भी ज़्यादा चमक दिखाई देगी और ये प्रोन है
for the doctors to diagnose them and wrongly as a cancer patient. यहाँ पे समझना होगा कि जहाँ पे बॉडी में इन्फेक्शन है किसी भी तरह का, ये घाव है किसी भी तरह का, या इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं, जहाँ पे इन्फ्लेमेटरी सेल का काम होता है जहाँ पे इन्फेक्शन है वहाँ पे फाइट करके ठीक करना, रिपेयरिंग करना, जहाँ पे इंजरी है वहाँ पे रिपेयरिंग करना, लेकिन जहाँ पे इन्फ्लेमेटरी सेल्स होंगे जाहिर सी बात है बॉडी में वहाँ पे खपत ऑफ एनर्जी ज़्यादा होगी, वहाँ शुगर कंज्यूम ज़्यादा होगी, तो वहाँ एफडीजी अपटेक भी ज़्यादा होगा, और वहाँ एफडीजी अपटेक ज़्यादा होगा तो उस फिल्म के अनुसार, पेट स्कैन के अनुसार डॉक्टर बोल देगा भाई ये तो कैंसर है, राइट। सो एक इंटरेस्टिंग बात जो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, VEGF, दैट इज वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, एक खास तरह का मॉलिक्यूल जो बॉडी के ओवर एक्टिव सेल्स को बैलेंस करने में और अंडर एक्टिव को नॉर्मलाइज करने का एक मिडिल मैन का रोल करता है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है जो आपके हेल्थ कैसा है उसको डिसाइड करता है, उसको बैलेंस करता है, और ये जब भी रोल प्ले करेगा उस एरिया में भी शुगर कंजम्पशन ज़्यादा होगा, यानी कि वहाँ रिपेयर वर्क चल रहा है लेकिन हमारा पेट स्कैन उसी रिपेयर वर्क को एज ए कैंसर सेल्स देख रहा है। याद रखिए पेट स्कैन कभी ये डायग्नोस नहीं करता कि आपके बॉडी में कैंसर है कि नहीं, वो सिर्फ ये डायग्नोस करता है कौन से सेल ज़्यादा शुगर खा सकते हैं या उस वक्त खा रहे हैं। जो सेल उस वक्त शुगर ज़्यादा खा रहे हैं ज़रूरी नहीं कि वो आगे भी शुगर ज़्यादा खाएंगे। जब वो उनकी हीलिंग हो जाएगी, हीलिंग टिश्यूज़ जो हैं, हीलिंग बोन्स जो है, जब हीलिंग पूरी हो जाएगी तो उसमें शुगर कंजम्पशन कम हो जाएगा। तो यहाँ पे एक मैं एक्सपेरिमेंट बताता हूँ जो आप करके देख सकते हैं इन सारी थ्योरी को समझने के लिए। मान लीजिए आप पेट स्कैन में के लिए जा रहे हैं और मैं आपके पेट स्कैन को मैनिपुलेट करना चाहता हूं, तो मैं आपको बोलूँगा जाने से 1 घंटे पहले आप अपने एक हाथ को बहुत कई बार हिलाइए, आप डंबल लेके थोड़ा एक्सरसाइज कर लीजिए 15 मिनट। अब जब एक्सरसाइज करेंगे तो यहाँ जो मसल टिश्यूज़ हैं वो भूखे हो जाएंगे, और अब जब आप पेट स्कैन में जाएंगे तो जाहिर सी बात है द एफडीजी अपटेक बिकॉज ऑफ दोज मसल एक्टिविटी इन दोज मसल्स विल बी हायर। तो यानी कि डॉक्टर बोलेगा यार आपके तो हाथ में कोई ट्यूमरस ग्रोथ होने वाला है, ये हाथ तो काट देना चाहिए, राइट। जबकि वो सिंपल बात ये थी कि आपने उस हाथ को ज़्यादा हिलाया डुलाया है एंड वहाँ पे जो शुगर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो गई है, एज सिंपल एज दैट। ज़रा सोचिए जिनके बच्चे हैं, छोटे बच्चे, बच्चों की जो भूख होती है वो डिपेंड करती है कि बच्चों का मूड कैसा है, उसने कौन सा काम किया, खाने पे क्या उसके फेवरेट खाना है कि नहीं, अभी अभी खाना खाया है कि नहीं, राइट, और वो बीमार तो नहीं है। तो कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड होता है कि वो इस एक पर्टिकुलर टाइम पे कितना खाना खाने वाला है, वो वेरिएबल होता है डिपेंडिंग ऑन सो मेनी फैक्टर्स, राइट। सो ठीक उसी तरह से हमारे बॉडी के सेल्स भी कितने भूखे हैं वो कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड होता है, वो एक तरह का खाना या एक जितना शुगर रोज कंज्यूम नहीं करते। एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, जब पेट स्कैन हो रहा हो उस दौरान, पेट स्कैन के दौरान आप अगर ज़्यादा बात करेंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पे रिक्वायरमेंट ऑफ शुगर बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मसल एक्टिविटी हो रहा है, और ऐसा देखा गया है कि फिर ये वाले पोर्शन में चमक ज़्यादा दिखेगी, यानी कि डॉक्टर्स के क्राइटेरिया के हिसाब से यू हैव अ ओरल कैंसर। या फिर बड़ी इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे कि आपको अगर मैं ये साबित करना चाहूँ कि आपको कैंसर, ये जो वो आपका जो पेट स्कैन आया उसको बिल्कुल बदल दूँ, उलट करना चाहूँ, तो मैं आपको पेट स्कैन से पहले खिला पिला के भेजूंगा। अब आपके बॉडी के सारे सेल्स में शुगर ऑलरेडी है जितना उनको चाहिए, तो वो भूखे है ही नहीं। तो उनके अब जब डॉक्टर एफडीजी इंजेक्ट करेगा तो वो एफडीजी को वो वाले सेल जो जिन्होंने पहले भूखे होने की वजह से एक्सेप्ट किया था अब एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है जहाँ चमक आ रही थी वो चमक नहीं आएगी, और डॉक्टर बोलेगा देखो जी आपका तो कैंसर ठीक हो गया, राइट। या फिर एक बात जो हमें समझनी होगी, वुमेन्स में, महिलाओं में जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल के नज़दीक, ओवुलेशन डे के नज़दीक यूट्रस एंड ओवरी की एक्टिविटी ज़्यादा होती है, वहाँ शुगर अपटेक ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे एफडीजी अपटेक भी ज़्यादा हो सकता है या होता है, जिससे डॉक्टर रॉन्गली कैन डायग्नोस कि आपको ओवरियन कैंसर हो गया या यूट्रस में कैंसर हो गया, या सिस्ट कहीं बनी होती है तो सिस्ट भी अक्सर ज़्यादा शुगर अपटेक करता है, तो उसको भी बोल देंगे देखो ये तो कैंसर है। तो या फिर एक एक्सपेरिमेंट जो अमंग द मेल्स, राइट, मेल्स बिफोर द पेट स्कैन से पहले अगर कोई इरोटिक मटेरियल उन्हें दिखा दिया जाए, कोई पोर्नोग्राफी उन्हें दिखा दिया जाए, और उसके बाद जब वो जाएंगे तो जाहिर सी बात है तब उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाएगा ब्लड में, और टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ने से टेस्टिस में रिक्वायरमेंट ऑफ शुगर बढ़ जाता है उस दौरान, यानी कि अपटेक ऑफ एफडीजी बढ़ जाएगा,
जिससे डॉक्टर बोलेगा अरे आपको तो टेस्टिकुलर कैंसर है, जबकि सच बात तो ये है कि जस्ट पेट स्कैन से पहले वो पोर्नोग्राफी देख रहा था। दैट इज़ द ओनली थिंग, राइट। सो जो लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं, ऐसे मदर जो ब्रेस्ट फीड करती है बच्चों को, उस दौरान जाहिर सी बात है जो ब्रेस्ट के टिश्यूज़ हैं, मसल्स हैं, वो ओवर एक्टिव होते हैं या उनमें रिक्वायरमेंट ऑफ शुगर ज़्यादा होती है, तो वो वाला पार्ट पेट स्कैन के अकॉर्डिंग ज़्यादा शुगर यूटिलाइज पार्ट होगा। तो बोलेंगे, डॉक्टर बोलेगा देखो दिस इज़ द ब्रेस्ट इज़ ओवर एक्टिव मेटाबॉलिकली, सो देयर इज़ अ चांसेस कि आपको ब्रेस्ट कैंसर है। तो इसके लिए आप बायोप्सी कराइए, एफएनएसी कराइए। एक बात याद रखिए, मैं पहले भी बोलता आया हूँ, बायोप्सी से नॉर्मल सेल भी कैंसरस लाइजन में चेंज हो सकता है या होता है। इसके सारे सबूत मैंने इकट्ठे करके द केस अगेंस्ट आईएमए इसमें डाल दिया है, आप पढ़ सकते हैं। तो कभी भी बायोप्सी मत कराइए। बायोप्सी कराना का मतलब खुद ही आप कैंसर को बुला रहे हैं। अब अगर कोई डॉक्टर चाहे आपके पेट स्कैन को मैनिपुलेट करे, तो उनके पास भी इसके अलावा कई सारे और हथियार हैं। सबसे पहले तो एफडीजी डोज कितना ये देते हैं, नॉर्मली 370 यूनिट देते हैं, फॉर एग्जांपल MBQ 370 देते हैं। तो अगर उसको डबल कर दें, तो ज़्यादा डोज अगर देंगे, 700 कर दिया, तो भी जाहिर सी बात है ज़्यादा चमक दमक दिखेगी। तो ये बोल सकते हैं देखो जी आपका तो पूरा इतनी जगह पे कैंसर फैल गया। या फिर जो सिरिंज है, सिरिंज के पिस्टन को जब खींचते हैं और तब जो ब्लड आता थोड़ा सा, वो ब्लड जब अंदर पुश होगा एज ए क्लॉट, तो वो क्लॉट एक हॉटस्पॉट बनाएगा और उससे भी कई बार वहाँ पे अपटेक ऑफ एफडीजी बढ़ जाएगा या जाता है, जिससे दैट कैन लुक लाइक ए कैंसर according to the present protocol set by the PET scan theory. Similarly, पेट स्कैन के जस्ट पहले अगर कोई इंसुलिन आप पे लगा दे, तो बॉडी के वो सेल जो ज़्यादा इंसुलिन जिसमें एब्जॉर्ब होगा, उन सेल में एफडीजी भी ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा। सो अगर मुझे साबित करना हो कि आप तो कैंसर के पेशेंट हैं और मैं रेडियोलॉजिस्ट हूँ, मैं सिर्फ आपको क्या करूँगा, आपके पेट स्कैन से पहले आपको इंसुलिन 10, 5, 15, 20 यूनिट डाल दूंगा, जिससे आपका जो पेट स्कैन है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट हो सकता है या हो जाता है। अब रेडिएशन इंड्यूस्ड, याद रखिए मैंने सबसे शुरू में बताया था कि एफडीजी इटसेल्फ इज ए रेडियो एक्टिव मटेरियल, और आप में सबको पता है कि रेडियो एक्टिव मटेरियल से कैंसर होता है। यहाँ तक कि पेट स्कैन के प्रिकॉशन में ये लिखा ही है कि पेट स्कैन के बाद अगले कुछ घंटों तक या एक दिन तक आप जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं, छोटे बच्चे, उनसे दूर रहिए, क्योंकि आप एक रेडियो एक्टिव मटेरियल बन गए हैं और आपकी वजह से उनको कैंसर हो सकता है। जब आपकी वजह से उनको कैंसर हो सकता है, तो आपके बॉडी में एफडीजी घूम रहा है, रेडियो एक्टिव मटेरियल घूम रहा है, तो आपको कैंसर हो सकता है क्या? द आंसर इज येस, और ये लिखित में है, पेट स्कैन के प्रिकॉशन में लिखा ही हुआ है कि इससे पेशेंट के कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो देखिए एक हेल्दी इंसान वो अपने बॉडी में पॉइजन डाल रहा है, रेडिएशन डाल रहा है, विच इज़ नोन टू कॉज कैंसर, जो लिखा ही हुआ है पहले से पेट स्कैन की थ्योरी में, और फिर बोल रहा है कि मैं कैंसर कैसे ठीक हूँ। अब बताइए, हाउ टू इन्वेंट ए कैंसर पेशेंट, क्या ये टाइटल आपको थोड़ा बहुत जस्टिफाइड लग रहा है? अब आता है करना क्या है। पहला स्टेप, सेफली कैसे डायग्नोस करना है कि आपके बॉडी में ज़्यादा ओवर एक्टिव सेल तो नहीं है। उसके लिए 5 पॉइंट याद रखिए कि पहला, क्या मुझे वीकनेस है लगातार, क्या मुझे लो ग्रेड फीवर है फॉर लास्ट फ्यू डेज, लो 20-25 दिन से 30 दिन से, या फिर क्या मुझे बॉडी में कहीं पेन है लगातार, या फिर कोई अनयूजुअल सिम्टम है, या फिर क्या मेरा हीमोग्लोबिन पिछले कुछ महीनों में लगातार गिरता जा रहा है। तो इनमें से कोई 5 में से कुछ भी है तो समझ लीजिए आपके बॉडी में कहीं ना कहीं ओवर एक्टिव कुछ एक्टिविटी चल रही है। इतना ही काफ़ी है। अब है कि ठीक कैसे होना है। ठीक कैसे होना है, यहाँ आप सारा ले सकते हैं 2017 नोबेल प्राइज विनिंग साइंस, सर्केडियन रिदम। सर्केडियन रिदम मतलब आपकी बॉडी की क्लॉक अगर वो बिगड़ जाती है, तो याद रखिए कि आपके बॉडी में ओवर एक्टिव सेल्स होंगे, जिससे आपको इस तरह की दिक्कतें आएंगी जो नॉर्मल दुनिया में उसको कैंसर बोला जाता है। तो करना क्या है, आपको अपना बॉडी क्लॉक को ठीक करना है। पहला स्टेप ठीक करने का बड़ा ही सिंपल, दैट इज कॉल्ड टाइम एज मेडिसिन। आप 8 घंटे के ब्रैकेट में खाइए, 10 AM to 6 PM, जो भी खा रहे हैं, जितना भी खा रहे हैं। 16 घंटे रोज फास्टिंग कीजिए। वो जो फास्टिंग वाला टाइम है, उसमें बॉडी का एक मैकेनिज्म एक्टिव होता है, दैट इज कॉल्ड ऑटोफेजी, जिससे बॉडी के ओवर एक्टिव सेल धीरे धीरे अपनी एक्टिविटी को ठीक करने लगते हैं, एक नॉर्मलाइज करने लगते हैं। तो ये पहला स्टेप है जो कि बहुत ही आसान है, कोई भी कर सकता है कहीं बैठ के। क्या खाना है, कितना खाना है, इस पर बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पहले ही बात ये कर रहा हूँ कि आपको सिर्फ 8 घंटे के ब्रैकेट में खाना है, 16 घंटे बिना खाए रहना है, उस दौरान पानी पी सकते हैं। स्टेप 2, 8 घंटे जो खा ही रहे हैं, जिनको बड़ी तेज़ी से ठीक होना है, उस दौरान भी आप एक न्यूट्रिशियस डाइट लीजिए,
जैसे DIP डाइट। याद रखिए, जो लोग DIP डाइट को समझते हैं कि DIP डाइट का एक पार्ट सनलाइट एक्सपोजर भी है, कम से कम 20-30 मिनट धूप में अपने आप को दिखाइए, धूप में रहिए। तो ये DIP डाइट हो गया सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप, 0 वोल्ट थेरेपी। याद रखिए, आपकी बॉडी की वोल्टेज जब 0 होती है तब आपकी इम्यूनिटी पीक पे होती है। जब इम्यूनिटी पीक पे होगी तो बॉडी के अंदर जो भी ओवर एक्टिव या अंडर एक्टिव सेल्स हैं वो नॉर्मलाइज होने लगते हैं। तो 0 वोल्ट पे रहने के 2 तरीके हैं। आप ज़मीन से टच में रहिए। जैसे नंगे पैर अगर आप ज़मीन पे चलेंगे, मिट्टी में चलेंगे, घास में चलेंगे, तो ज़मीन से कांटेक्ट में रहते हैं, उस वक्त आपकी बॉडी की वोल्टेज अगर आप मेजर करेंगे, इट विल बी 0 वोल्ट। मोस्टली जितनी सारी बातें मैंने बताई, इसी से आपको रिलीफ मिल जाएगा। और अभी भी कुछ पेशेंट अगर ऐसे हैं जिनको ये सब करने के बाद भी रिलीफ नहीं मिला या उतना रिलीफ नहीं मिला, तो इंतज़ार कीजिए मेरे अगले किताब का नाम है हाउ टू इन्वेंट अ कैंसर पेशेंट। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।